नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास सीरीज में। मैं बिशोक सिंह स्वागत करते हैं आप सभी का। और इतिहास सीरीज में हमने पिछली वीडियो में ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का वर्णन किया था, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल की अक्षुण्णता में मुगलों की समय चुनौतियां क्या-क्या थीं वो जाना। और इसके बाद हमने मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण और मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और इसके अलावा हमने औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य की प्रमुख समस्याएं क्या-क्या आई थीं। इसके अलावा हमने आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जो कि इतिहास सीरीज अभी चल रही है। और इसमें सभी पीसीएस और आपके यूपीएससी से लेवल तक के यहाँ पे जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, यानी जो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार था वो संयोगवश हुआ या एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ तरीके से यहाँ पे इसका विस्तार किया गया था। तो हम ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने, यानी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया, के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटिश की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसकी विश्लेषण किया जाए। इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादातन थी। जॉन सीले के नेतृत्व में या नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। बिना चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्र पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। जूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। अविलंब लाभ, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें भारत में अंग्रेजों को उनकी राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप देश में अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों की सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया गया था और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तविक चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थीं, जिसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर जन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, और जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत की तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को
परास्त किया। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग एक समय शुरू हुआ को पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसा आज प्रतीत होता है, कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था। मराठा राज्य स्थितियों से उबर नहीं पाया और कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं था, और उनके अंग्रेजों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सफलता के मुख्य कारण। क्या कारण रहे जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो सफलतापूर्वक भारत में इतने वर्षों तक साम्राज्य अपना स्थापित और कायम कर सका। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए B.L. ग्रोवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीति और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिनमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। और इस सफलता के कारण निम्न हैं। उनमें से उत्कृष्ट हथियार, अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे, और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकें एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों, जिनमें निजाम भी शामिल हैं, ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, और अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं, दूसरा फैक्ट है इसका, सैन्य अनुशासन। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों और सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतम भारतीय सैनिकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठाओं और राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जो विद्रोह हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। तीसरा फैक्ट था इसका, असैनिक अनुशासन। यानी जो भारतीय सेना थी वो पूरी तरीके से अनुशासन में नहीं थी। उसका कारण यही था कि उसको समय से तनख्वाह नहीं मिलती थी, ठीक है, और मतलब असैनिक अनुशासन इसका मुख्य कारण था। यानी कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशानुगत या जाति और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों की प्राप्ति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासन और अन्य सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे।
इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता संवेदनजनक थी और वे प्रायः अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोह एवं विश्वासघाती हो जाते थे। तो ये मुख्य कारण ये भी था कि वहाँ पे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा उस समय प्रभाव में थी। उस समय बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही थी, तो वहाँ पे कुशलता को नहीं देखा जाता था। तो इसका भी एक मुख्य कारण है। तो जो वहाँ के जो मतलब हमारे भारतीय सैनिक थे वो विश्वासघात तरीके से भी कर जाते थे, कुल मिला के आपस में ही एक राजा से दूसरे राजा की तरफ चले जाते थे। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं मेधावी नेतृत्व की। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइड, वारेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूज, डलहौजी इत्यादि के नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों को सर आयरकूट, लॉर्ड लेक और आर्थर बेलेजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। भारत की तरफ भी हैदर अली टीपू सुल्तान, चिनकिलच खान, माधवराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, इससे अतिरिक्त वे निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष का युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। तो ये कुछ मुख्य कारण थे। इसके अलावा भी कुछ मुख्य कारण हैं। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे, लेकिन कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। धन, वस्तुएं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेजों को जरूरत के समय उपलब्ध थी, जिसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवादी अभियान की। इसे सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्र गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच इस सांसारिक और या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का कारण था। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल यानी ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल किस प्रकार का था और क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन हुए। तो मुगल शासक के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटिश को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्युपरांत 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही
अलीवर्दी खां ने उसका तख्त पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े सामर्थ और सबल थे। इसके शासन काल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक और जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठों आक्रमणों और जाट विद्रोह से ग्रस्त था, और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनिष्ट हो चुका था। वही बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार भी उल्लेखनीय प्रगति हुई और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 में से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई, और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभरा कर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को कड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेज व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 के अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कालखंडों में इसको कराने का प्रयास करूँगा। तो अब हम यहाँ पे सिजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो घटना हुई या जो भी ऐतिहासिक घटनाक्रम रहे उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी वो अगले वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सिजाउद्दौला और अंग्रेज। 1740 में सरफराज खां को अपदस्थत कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनाया गया था। विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए, अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजवल्लभ और एक अन्य छोटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उद्दंडता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों यानी सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। सिराजुद्दौला के शत्रु सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना, और वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमी चंद्र, राजवल्लभ राय, दुर्लभ मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था, और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों
के अवज्ञाकारी और उदंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने के संबंधित उसके प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी, राजबल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं का भारी महसूल वसूल रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इस सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फुल्ता द्वीप पर जाकर शरण ली। इसी किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिसके कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों का सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों के अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्यायदंड के भय से भागे राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेज ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में फिर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि भी कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उनके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिए, जो निम्न हैं। इसमें नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेज